हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन के बाद बेटा आज हम लोग की क्लास जो है स्टार्ट हो रही है। लॉकडाउन बेटा ये जो आया इसमें काफ़ी परेशानियां रहीं, काफ़ी मुश्किलें आईं। मुश्किलों के बाद फिर अभी जो समय हम लोग को मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। बहुत लोगों ने बहुत अपनों को खोया होगा। इन सभी मुश्किलों को बेटा जो आई इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब जो भी आपदाएं आई, खैर अब थोड़ा सा काफ़ी दिन हो गया, अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं बेटा। आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ रहे थे और आयनिक इक्विलिब्रियम जो है बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो आईटी हो, चाहे वो मेडिकल का एग्ज़ाम हो, दोनों एग्ज़ाम के लिए बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम ओवरऑल केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बफर सॉल्यूशन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बफर सॉल्यूशन से आपका एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बनता है। सिंपली ये भी पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ बफर को लेकर के कि क्या ये बफर सॉल्यूशन है या बफर सॉल्यूशन नहीं है, या फिर इसके जो एसिडिक बफर, बेसिक बफर पे जो आपका हेंडरसन इक्वेशन बनता है उस इक्वेशन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था आयनिक इक्विलिब्रियम में बेटा, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, फिर पीएच का कॉन्सेप्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है बेटा बफर। तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। बफर, ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग इस बात को समझते हैं व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन। देखिए बेटा, बफर सॉल्यूशन में कहा जाता है ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालने पर पीएच में कोई चेंज ना हो। ठीक है ना बेटा, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालने पर पीएच में कोई चेंज ना हो। बेटा ऐसे सोचो ना, अपने पास एक भगोना है, भगोने के अंदर कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है और तुम उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हो। तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड जब वो जाएगा उस सॉल्यूशन के अंदर तो भाई वो कुछ ना कुछ तो करेगा। मान लीजिए हाइड्रोजन आयन उसके अंदर जा रहा है तो भाई हो सकता है अगर उसके अंदर OH आयन हो तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करके हो सकता है उसके पीएच को घटा दे। और अगर मान लीजिए एसिडिक नेचर का है तो हाइड्रोजन आयन और बढ़ जाए, बढ़ करके उसका पीएच को बढ़ा दे। लेकिन बेटा ऐसा क्या हो रहा है कि उसका पीएच बढ़ ही नहीं पा रहा है। हम एसिड डाल रहे हैं तब भी पीएच नहीं बढ़ रहा है, बेस डाल रहे हैं तब भी पीएच नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालने पर पीएच चेंज नहीं होता है उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग बफर सॉल्यूशन। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं बफर सॉल्यूशन के बारे में कि ये बफर सॉल्यूशन हमारा क्या होता है। ठीक है बेटा, देखिए सबसे पहली चीज बफर सॉल्यूशन के बारे में बेटा थोड़ा सा पहले एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है ना, देखो बेटा हमने आपको क्या बताया कि अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, इस पे ध्यान दीजिएगा बेटा, रेजिस्ट द चेंज इन पीएच एंड द पीएच डज नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज ऑन एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है ना बेटा, ये ध्यान रखिएगा बेटा, पीएच में चेंज नहीं होता है, ये ध्यान देना, पीएच हमारा चेंज नहीं होता। दूसरी बात पे ध्यान देना, स्मॉल अमाउंट होना चाहिए। स्मॉल अमाउंट का मतलब समझते हैं ना, छटाक भर, तनी सा। अब मान लीजिए बेटा ये देखो अपना प्यारा सा भगोना बन गया, इस भगोने के अंदर जो है बेटा ये देखो मैंने सॉल्यूशन रख दिया, इस भगोने के अंदर सॉल्यूशन है। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डाला,
और फिर इसका पीएच चेक किया तो देखा बेटा इसके पीएच में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर चेंज होता भी है तो बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि बेटा इसके सामने वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, सॉल्यूशन का पीएच जो है वो चेंज नहीं हुआ। फिर हमने इसके के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डाला, अब स्ट्रॉन्ग बेस डाला तब भी इसके पीएच में बेटा कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी हम सॉल्यूशन में मिला रहे हैं तो इसका पीएच चेंज नहीं हो रहा है। और इसका पीएच चेंज क्यों नहीं हो रहा है बेटा, तो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा इसका बफर एक्शन, और उस बफर एक्शन में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इसका जो है वो पीएच जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको इसको डिफिनीशन इसका समझ जाना है बेटा, दिमाग में बैठा लेना है। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, बफर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। और बफर सॉल्यूशन क्या होता है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालने पर पीएच में कोई चेंज ना हो। बेटा मैं बार बार इस बात को पॉइंट आउट कर रहा हूं, स्मॉल 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 स्मॉल, अमाउंट शुड बी स्मॉल। अब ये ना कि मैं लाओ बाल्टी भर एसिड डाल दो, बाल्टी भर बेस डाल दो और कहो गुरुजी पीएच तो चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं है बेटा। इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालना है, और स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालोगे तो इसका पीएच जो होगा बेटा वो चेंज नहीं होगा। तो बात समझ में आ गई बेटा, बफर सॉल्यूशन क्या होता है ये क्लियर हो गया। तो बफर सॉल्यूशन का मतलब सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालने पर पीएच जो होता है वो चेंज नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। चलिए अब थोड़ी सी देखिए बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, आप लोग जानते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस स्टार्टिंग में ही आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपको ये सारे के सारे नाम याद करवा दिया था। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, वीक एसिड कौन होता है, वीक बेस कौन होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब आप जानते हो बेटा जिसका आयोनाइजेशन 100% हो, जो 100% कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग। और जिसका आयोनाइजेशन 100% नहीं होता है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं बेटा, वो आपके वीक के कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में आप लोग बहुत से एसिड जानते हैं बेटा, HCl होता है, H2SO4 होता है, फिर आपका बेटा HNO3 होता है, HClO4 होता है, ढेर सारे होते हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस में बेटा KOH हो गया, NaOH हो गया, CSOH हो गया बेटा, BaOH ट्वाइस हो गया बेटा, ये सब जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। जनरली हम लोग कहते हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। लेकिन जो सेकंड ग्रुप होता है ना बेटा, उसमें ध्यान रखना, ध्यान देने की बात ये ना, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, ये सब वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब जो होगा ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब का जो हाइड्रोक्साइड होता है ना वीक कैटेगरी में आता है। इसके नीचे जब जाएंगे तो सबका सब जो होता है क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो बेटा देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात हमने कर ली, तो पहली बात आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गई होगी एकदम 3D में। देखिए मेरे हाथ में एक भगोना है, भगोना में कोई सॉल्यूशन है और ये लेकर आया मैं एसिड और ये डाला इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और इधर चेक किया पीएच, तो पीएच में मुझे कोई चेंजिंग दिखाई नहीं दे रही है। फिर मैंने लिया बेटा भगोना, फर्दर इसके अंदर डाला स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन स्मॉल अमाउंट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और फिर हमने इसके पीएच को देखा तो पीएच में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये हो गया बेटा हमारा बफर सॉल्यूशन। तो चलिए बेटा, बफर सॉल्यूशन सब दिमाग में एकदम बैठ गया होगा, तो हम लोग अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो पहला जो हमने आपको डेफिनेशन बताया बेटा इसकी, सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच एंड पीएच डज नॉट चेंज ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाला स्मॉल अमाउंट में, तो इसका पीएच चेंज नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। चलिए बेटा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है बेटा। पहले तो देखिए आपने देखा बेटा इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द बफर सॉल्यूशन। देखो बेटा हमने बोला कि पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज, इसका पीएच चेंज नहीं होता है जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब डालोगे बेटा तो इसका पीएच जो होगा वो चेंज नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, हम लोग कहते हैं द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
बेटा जी ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे भी जो है इसका पीएच चेंज नहीं करा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? डाइल्यूशन। डाइल्यूट करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? पनीर मिलाते हैं। तो वही हो गया कि बेटा जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो डाइल्यूशन पे भी इसका पीएच चेंज नहीं होगा। अब डाइल्यूशन का मतलब ध्यान रखिएगा, हमने बोला थोड़ा सा पानी मिलाइए, हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं, ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, थोड़े से अमाउंट में ही पानी मिलाना है। और अगर आप लोग बहुत ज्यादा बाल्टी पर पानी से एकदम डालिए, पूरा भगोना भर दीजिए, अब भरभरा गिरने लगे, तो वो वाला केस नहीं है। मानो मान लीजिए ये हमारा भगोना है और भगोना में अगर सोल्यूशन है तो इसमें तनी सा मिलाइएगा, तनी सा है, जरा सा, ठीक है। तो तनी से जब पानी मिलाएंगे तो इसका पीएच जो होगा वो चेंज नहीं होगा। और अगर बहुत ज्यादा पानी मिला दिए तो ओ का केस आप लोग जानते हैं। याद करिए पीएच वाला वो बात जब मैंने आपको बताया था, पीएच का केस याद करिए, हमने आपको दिया था 10⁻⁸ MHCl का पीएच बताओ। तो बेटा आप सीधे सीधे जब इसका निकालने जाइएगा तो मान लीजिए यहां से आप कहेंगे कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है 10⁻⁸ है, तो पीएच निकालेंगे तो भाई देखिए 8 आ गया। अरे बाप रे बाप, का हो गया? अरे भाई HCl एसिड है, इसको कुदा दिए आप लोग दूसरे घर में। देखिए ना पीएच स्केल जो आप लोग पढ़े थे, आप लोग कहे थे बेटा ये 1 है, ये 7 है और ये 14 है, 1 से 7 के बीच में एसिड होगा। हाइड्रोजन है यहाँ पे HCl का कुदाई दे तो कहाँ आ गया? 8 ही तो हे दे आ गया। ये एसिड जो है बेस के रेंज में कूद के कब्बो ना जाएगा, ये तो आप लोग बढ़िया जानते हैं। एसिड कब्बो बेस के रेंज में नहीं जाएगा, और ना कोनो बेस होगा तो एसिड के रेंज में कूद के आएगा। और ऐसे अगर कूदा कूदी दिख रहा है तो थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा। हम आपको बताए थे अगर कहीं ऐसे कूदा कूदी दिखने लगे तो समझ लीजिए वेरी वेरी डाइल्यूट का केस है। अब बहुत ज्यादा उसमें पानी झोंक दिया गया है। अब पनिया जब झोंकेंगे तो इसे बात तो सही है कि H2O का जो आयोनाइजेशन होता है वो बहुत कम होता है। हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷। इसका मतलब बुझ रहे हैं कि एगो पानी टूटेगा, एगो तब बनेगा कितना? 10⁻⁷। समझ रहे हैं? 0.0000001 माने कितना बहुत कम है, एगो से 0.0000001। अरे बाप रे बाप, एक पानी टूटने में इतना हाइड्रोजन आयन बन रहा है। एक का मतलब ये तो टूट ही नहीं रहा है, कहने भर को टूट रहा है लेकिन ये टूट नहीं रहा है बेटा, बुझ रहे हैं ना? One water molecule when ionized it will give the 10⁻⁷ हाइड्रोजन आयन, 10⁻⁷ OH आयन। आप जानते हैं पानी न्यूट्रल है भाई, हाइड्रोजन आयन और OH आयन सब इसका आपस में बराबर है। ये सब बात हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब हम पहले पढ़ा चुके हैं, सब बता चुके हैं, तो बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा बेटा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, OH आयन कंसंट्रेशन दोनों बराबर है, इनका आयोनाइजेशन जो होता है बहुत कम होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि H2O जो बहुत वीक है। तो बेटा देखो, जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आप लोग HCl का यहां से निकालते थे और कहते थे कि इसका पीएच जो है वो आपका बेस के रेंज में जाने लग रहा है, तो वहीं पर आप लोग कहते थे कि वेरी वेरी डाइल्यूशन का केस आता था। तो जब वेरी वेरी डाइल्यूशन का केस होता था तो H2O के अंदर जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, दैट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷, और HCl से जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आया बेटा 10⁻⁸, और यहां से हम लोग लेते थे टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और टोटल हाइड्रोजन कंसंट्रेशन लेके और ये सब तामझाम मचा के जब आते थे तो 11 × 10⁻⁸ आता था। और इसका बेटा लाग जब लेते थे पीएच इक्वल टू माइनस लाग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो पीएच जो आता था 6.96 आता था। और इसी तरह जब आप उठाते थे 10⁻⁸ MnAOH को, अब देखो बेटा ये है बेस, यहां से तुम अगर उठाए OH आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁸, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻�6, और पीएच यहां से कितना आएगा? पीएच आ गया 6। लो ये भी गड़बड़ा गया है, तो बेस कूद गया दूसरे घर में, तो बवाल होगा ना। अपने घर में रहिए, दूसरे घर में मत कूदिए। तब देखिए यहां से OH आयन कंसंट्रेशन जो आया वो 10⁻⁸ था, और जब पीएच आपने निकाला तो यहां 6 आ गया। तो बेटा कभी भी बेस का पीएच जो है वो 6 नहीं हो सकता। इट मींस दिस NaOH इज very diluted, and the OH ion concentration from the water cannot be neglected. That's why the total OH ion concentration is 10⁻⁸ plus 10⁻⁷, and when you get the total OH ion
concentration, you will get 11 into 10 to the power minus 8, and when you calculate POH, you will get 6.96, and calculate pH, you will get 7.04. अब देख बेटा, मैं बस ये कहना चाह रहा था, ये सारी बातें बताने का सिर्फ इतना सा मतलब था बेटा मेरा कि जब तुम वेरी वेरी डाइल्यूशन का केस कहीं पर भी उठाओगे तो जो हमारा पीएच है वो 7 से थोड़ा सा कम होगा या 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 7 से थोड़ा सा कम होगा या 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। बेटा याद रखना, वेरी वेरी डाइल्यूशन का केस हमेशा याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को ना बेटा लगाना नहीं होता है, अरे ऑप्शनवा में देखता होता है कि कौन 7 से तनी सा कम है। अगर एसिड है तो 6.9 कुछ कुछ के बराबर होगा, अगर बेस है तो 7.04, 05, 06। ऐसा ऑप्शन देखिए, आंखियां मूंद के तुरंत आगे मारिए और आगे बढ़ जाइए। बुझ रहे बेटा? तो ये दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी जो प्रॉपर्टी मैंने बताया कि डाइल्यूशन का जो होता है ना बेटा, पीएच के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? मान लीजिए बेटा हमने कोई सोल्यूशन लिया और सोल्यूशन को उठा के रख दिया, और रखने के बाद गए 2-4 दिन के बाद जो है नानी घर से घूम के आए, टिकोरा उकोरा खा के आए, ओकरे बाद फिर हम कहे लाओ तनी सोल्यूशन देखा जाए पीएच का है। तो बेटा जब इसका पीएच हम चेक किए तो देखे इसका पीएच अभी भी उतना ही है, इसके पीएच में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है बेटा कि अगर बफर सोल्यूशन को काफी टाइम तक रख भी दिया जाता है तो उसके पीएच में कोई चेंज नहीं होता है। तो देखो बेटा इसकी तीनों प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल याद हो गई होगी। अब याद कैसे होगा? ये आंख बंद करो और मन में बोलना शुरू करो। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस डालने पर उसका पीएच चेंज नहीं होगा। स्मॉल अमाउंट में अगर डाइल्यूशन किया जाए तो डाइल्यूट करने पर भी उसका पीएच चेंज नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये थी बेटा कि काफी समय तक उसको छोड़ दिया जाए तब भी उसके पीएच में कोई चेंज नहीं होता। तो देखिए बेटा ये प्रॉपर्टी भी आपको याद हो गई होगी। बफर सॉल्यूशन क्या होता है एकदम दिमाग में जाके बैठ जाना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद तुरंत बैठा के कॉपी पे किसी को भी पढ़ा दीजिए। बुझ गए ना बेटा? तो देखो पहली बात क्या हुआ? बफर सॉल्यूशन। दूसरी बात क्या हो गई? इसकी प्रॉपर्टी। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब आता है बेटा इसका यूज क्या है, थोड़ा सा यूज समझ लीजिए। यूज की जब बात कर रहे हैं बेटा तो हम लोग कहते हैं बफर सॉल्यूशन जो होता है, देखो जी मजा आ रहा है ना, अरे देखो कैसा चल रहा है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? इसका यूज देखिए। हमने कहा बेटा आई देखो पिछड़ा वाला आ गया है। हाँ इसका यूज क्या है बेटा? तो यूज में इसके देखिए सबसे पहली बात जो यूज है कह रहा है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिक्सचर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिक्सचर, डाइजेशन ऑफ फूड, एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट। खेती बाड़ी में दूध दही वाले सामान में ही सब आ जाता है। इंडस्ट्री सब जनबे करते हैं आप लोग, छोड़िए। हाई देखिए नखुन पालिश वालिश है, ड्रग व्रग है, सियाई वाई है, कुल बन रहा है। ठीक है ना बाबू? तो देखो अरे आप लोग तो जनबे करते हैं हमारे बॉडियों के अंदर जो होता है ना बफर काम करता है। बॉडी के अंदर बफर नहीं काम करता है, ब्लड के अंदर बफर नहीं होता है। अच्छा आपके मान लीजिए अगर मुर्गा उर्गा बकरा वकरा खा लेते हैं तब वो आपके शरीर में कोई जो फर्क पड़ता है? अर्गर बग्गा पिज्जा ये सब खाते हैं, मोमोज सुमोज तो कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। काहे नहीं पड़ता है? काहे कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लडवा में हमारा बफर है। अब बफर आप लोग जन्म करते हैं बेटा, अगर मान लीजिए अगर वो ब्लड जो होता वो ब्लड के अंदर बफर सही से काम नहीं करता और हम लोग जो घूमते हुए चौराहे जाते नौका बिहार की तरफ घूमने घामने अधाई के अगर ठाइच के कुछ सब हाई चाइनीज आइटम खा के आते, अब ब्लडवा तनिको पीएचवा हर बार हो जाता तो घर में आते तो थोड़े ढिमला जाते। तो बेटा हम कह क्या रहे थे कि हमारे बॉडी में भी ब्लड के अंदर एक बफर काम करता है, H2CO3 बाइकार्बोनेट। ठीक है ना? तो बेटा देखिए इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह का फूड खाते हैं तो वो पीएच को अल्टर नहीं होने देता है। तो चलो बेटा ये तो बात हो गई इसके यूज की। अब यूज के बाद बेटा अगला आते हैं हम लोग। देखिए चलिए इसका यूज देखने के बाद आगे आते हैं बेटा। चलो अब आता है बेटा इसका क्लासिफिकेशन। हम लोग कहते हैं टाइप ऑफ द बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में बांटा गया बेटा। एक तो सिंपल बफर, ठीक है ना, सिंपल बफर, और दूसरा था बेटा मिक्स बफर। सिंपल बफर और मिक्स बफर। मिक्स बफर की दो कैटेगरी हुई बेटा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। ये जो सिंपल बफर सॉल्यूशन होता है, दीज आर द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होता है। और जो एसिडिक बफर होता है बेटा, ये एसिडिक बफर जो है हमारा, ये आपका वीक एसिड
एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होता है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड होता है। और बेसिक बफर जो होता है बेटा, ये आपका वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल में अगर लें बेटा, तो ये हो गया NH4OH और ये आया हमारा NH4Cl। और इसमें देखते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा CH3COOH और CH3COONA, यानी कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। और पहले हम लोग बात करेंगे बेटा अब सिंपल बफर सॉल्यूशन की। सिंपल बफर सॉल्यूशन में हमने क्या बोला, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो जरा वीक एसिड के कुछ नाम पहले याद रखिए और वीक बेस का भी कुछ नाम याद रखिए जो बार बार हमारे यूज में आता है। वीक एसिड में सबसे फ्रीक्वेंटली जो हमारे यूज में आते हैं ना, ये एसिटिक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, ये सब ज्यादा यूज में आता है। H3PO4 हो गया, ठीक है ना, ये सब ज्यादा क्या ज्यादा आपको दिखाई देगा। H2CO3 हो गया, तो ये सब नाम याद रखिएगा। वीक बेस के केस में देखिए तो हमारे वीक बेस में NH4OH ज्यादा दिखाई देता है। उसके बाद जो है बेटा आप देखेंगे और तो उसमें देखिए आपका आ जाएगा, एक तो NH4OH हो गया, फिर CaOH ट्वाइस हो गया, फिर AgOH हो गया, फिर आपका MgOH ट्वाइस हो गया। हम इसलिए आपको ये सारे नाम बता दे रहे हैं बेटा, थोड़ा सा दिमाग में इसको बैठा के रखिएगा। वैसे सारी की सारी चीजें आपने लिख रखी हैं, लेकिन फिर भी जानते रहिए बेटा कि वीक एसिड और वीक बेस में कौन कौन से हमारे एसिड और बेस आते हैं। तो बेटा सिंपल बफर सॉल्यूशन आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। कोई भी एसिड हो जब उसको उठा के पानी में पटकोगे तो बेटा उससे निकलेगा हाइड्रोजन आयन, और कोई भी बेस हो बेटा जब उसको पानी में डालेंगे बेटा तो उससे निकलेगा OH आयन। अब देखो बेटा हाइड्रोजन आयन प्लस है तो साथ में कोई ना कोई निगेटिव वाला तो होगा ही होगा। ये निगेटिव वाला कौन है, कोई दूसरा नहीं है, एनायन है। और यहां पर जो पॉजिटिव वाला है वो कौन है, केटायन है। और यही एनायन और केटायन जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट, और H और OH मिलेगा तो क्या बना देगा आपका, वाटर। तो पहली बात तो देखिए टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। हम लोग देखते हैं बेटा बफर सॉल्यूशन को हम लोग कितने पार्ट में कैटेगराइज कर दिए, दो पार्ट में। कौन कौन सा, सिंपल बफर और मिक्स बफर। मिक्स बफर की कितने टाइप्स हो गए बेटा, दो टाइप, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर में क्या होता है बेटा, एसिडिक बफर में वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक बफर में क्या होता है, वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो चलिए सबसे पहले इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो बेटा इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अब सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं बेटा सिंपल बफर सॉल्यूशन की। तो सिंपल बफर सॉल्यूशन में आपने देखा ए सिंपल बफर सॉल्यूशन फॉर्म बाय द वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस के बहुत ढेर सारे एग्जांपल हैं। चलिए एक एक करके पहले सारा देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए इसके एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, और एग्जांपल्स देखना ही नहीं है, उसको चेक भी करना है। हमने इसको कह दिया, देखो बेटा हम इसको बोले कि ये सिंपल बफर सॉल्यूशन है, चेक करो बेटा अगर ये सिंपल बफर सॉल्यूशन है तो भाई देखो सबसे पहले इसको CH3COONH4 को वाटर से रिएक्ट कराओ, ठीक है ना। अब पहले देखो ये हो गया एनायन पार्ट, ये हो गया केटायन। एनायन है तो इसके अंदर केटायन में ये हो गया, और ये हो गया बेटा आपका एनायनिक पार्ट। दिस इज द एनायन एंड दिस इज केटायन। अब ये जब पानी टूटेगा तो क्या बनाएगा, प्लस, और ये होगा माइनस। आप लोग जानते हैं बेटा प्लस प्लसवा के पास कब्बो नहीं जाएगा, प्लस कहां जाएगा, माइनस के पास, और माइनस कहां जाएगा, प्लस के पास। तो सीधा सीधे आपको दिख रहा होगा क्या बन गया, CH3COOH एंड NaH4OH। अब ये देखो बेटा ये क्या है, वीक एसिड है, और ये क्या है, वीक बेस है। मतलब सीधे सीधे ये हमारा सिंपल बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है बेटा। तो देखिए देख कर एक एक चेक करते हैं। चलो अब इसको चेक करें बेटा है कि नहीं है। अब इसका ये हो गया निगेटिव पार्ट और ये हो गया पॉजिटिव पार्ट। बेटा अब ये बनाएगा क्या, HCOOH, ठीक है ना, और ये क्या बनाएगा, AgOH, ठीक है ना। अब ये देखो बेटा वीक एसिड और ये वीक बेस। चलो इसको चेक करते हैं बेटा, तो ये क्या बनाएगा, AgOH,
और ये क्या बनाएगा HCl। दिस इज द वीक एसिड एंड दिस इज द वीक बेस, यानी दिस वन इज ऑल्सो सिंपल बफर सॉल्यूशन। नाउ चेक हियर बेटा, इट विल फॉर्म NH4OH and HCl। दिस इज द वीक एसिड एंड दिस इज द वीक बेस, यानी ये भी है बेटा। चलो इधर चेक करो, तो ये बनाएगा बेटा CaOH ट्वाइस एंड H2CO3। तो बेटा CaOH twice and H2CO3, दिस इज द वीक बेस एंड दिस इज द वीक एसिड। अब यहां पर देखिए बेटा, तो यहां पर बेटा देखिए थोड़ा सा ये Zn जो है ऊपर ही है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहां बनेगा बेटा ZnOH ट्वाइस, ठीक है ना, ZnOH ट्वाइस। और उसके बाद देखिए यहां पर ये हो सकता है H3PO3 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब ये दोनों मिलके बना देंगे NH4, इसमें क्या हो जाएगा बेटा NH4OH और H2CO3, यानी वीक एसिड और वीक बेस। यानी जितने भी एग्जांपल हम लोगों ने देखा बेटा, वो सारे के सारे जो हैं वीक एसिड और वीक बेस के एग्जांपल थे। एक एक एग्जांपल मैंने आपको तोड़ के दिखाया ताकि एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपल बफर सॉल्यूशन, जस्ट यू चेक। जैसे मैंने चेक किया वैसे आप भी चेक कर सकते हो। अब आ गया बेटा ब्लड इज बफर। अब बफर है तो क्या क्या है, H2CO3 और NaHCO3, ठीक है बेटा। H2CO3 ध्यान रखिएगा, H2CO3 और NaHCO3 को कभी कभी HCO3 माइनस भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये ब्लड इज ए बफर, और यहां देखिएगा ये छूट गया बेटा, इसको सही कर लीजिएगा HCO3 माइनस, ये भी लिखा होता है कहीं कहीं। तो कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, ये हमारा ब्लड का बफर है, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसको सब क्या कर देता है, पीएच को अल्टर होने नहीं देता है। तो देख बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ी, जरा एक बार फटाफट सारा रिव्यू क्लियर कर लीजिए। सारे रिव्यू एकदम फटाफट एकदम दिमाग में क्लियर कर लीजिए, रिवाइज करिए मेरे साथ, फटाफट बोलते जाइएगा। क्या पढ़ा मैंने बेटा? बफर। बफर क्या होता है, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट पे एसिड या बेस डालने पर पीएच चेंज नहीं हो रहा। फिर हमने आपको बफर की प्रॉपर्टी बताई। प्रॉपर्टी में क्या बताया बेटा, स्मॉल अमाउंट एसिड या बेस डालने पर पीएच चेंज नहीं होता है। दूसरा, स्मॉल अमाउंट में डाइल्यूट करने पर भी उसका पीएच चेंज नहीं होता है। काफी समय तक रख देने पर भी बेटा उसके पीएच में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है बेटा। अगली चीज देखिएगा, इसके बाद हम लोग कहते हैं बेटा, हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया है बेटा, एक सिंपल बफर और दूसरा मिक्स बफर। सिंपल बफर सॉल्यूशन की बात करते हो, दीज आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, एंड मिक्स बफर एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। तो देखिए बेटा, इतनी बातें हम लोग कर लिए हैं और सिंपल बफर सॉल्यूशन के एग्जांपल भी चेक कर लिए हैं। चलिए अब हम लोग थोड़े से कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस की बात करेंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब आगे आपके सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल बफर। बड़े आसानी से सभी लोग बता देंगे। और सिंपल बफर चेक करने के लिए बस यही देखना है, वीक एसिड होना चाहिए और वीक बेस, इन दोनों का सॉल्ट होना चाहिए। चलिए आपका समय शुरू होता है और आपको मिलते हैं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर आपको बताना है और यहीं पे आपका समय खत्म हुआ। तो चलिए बेटा एक एक चेक करते हैं कि कौन सा आपका सिंपल बफर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। यहां पे आपको ऑप्शन मैंने 8 दिया है, लेकिन आपके एग्जामों में सिर्फ 4 ही रहेगा बेटा। घबराने मत लगिएगा कि क्या हो गया, नया पैटर्न में आ गया है का, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। चलो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। चेक करो बेटा, CH3COONA हमारी बिरादरी के कौन हैं, वीक एसिड और वीक बेस वाले हैं। तो चल भैया इसको चेक करते हैं। चेक किया तो देखा CH3COOH है और NaOH है। भाई साहब वीक एसिड, आप कमजोर हैं, भाई साहब आप मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो भाई साहब देखिए ये स्ट्रॉन्ग आ गए, हम लोग कमजोर लोग हैं बेटा, हमको खाली कमजोर है देखना है। इनके पास एटो का स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, तो भाई साहब हमारे बिरादरी के आप नहीं है। चलिए आइए इनसे मिलते हैं। ये है NH4Cl, वेरी स्मार्ट, ओवर स्मार्ट, जन्मे करते हैं ना, ओवर स्मार्ट कौन है, हाँ HCl। अब देख बेटा, ये देखो लिख रहे थे Cl, लिखा गया HCl। बेटा दिस इज द वीक बेस, क्या है ये, वीक बेस। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। गड़बड़ा गया, यहां भी गड़बड़ा गया बेटा, ये स्ट्रॉन्ग, ये भी हमारे बिरादरी के नहीं है। चलिए इनसे मिलते हैं बेटा। यहां पर हमारे पास है NaOH
और HCl, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी हमारे बिरादरी के नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। हमने देखा बेटा CH3, यहां पर देखिए CH3COOH एंड AgOH। लो भाई, घूमते घूमते पहला आदमी कोई मिला जो अपने बिरादरी का दिखा। दिस इज द वीक एसिड एंड दिस इज द वीक बेस, यानी दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल बफर सॉल्यूशन। ये पहला एग्जांपल हम लोग को मिल गया बेटा, ये सिंपल बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो एक तो मिल गया बेटा, ये भी नहीं है क्योंकि यहां स्ट्रॉन्ग बेस आ गया था, यहां स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया था, यहां स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों हो गए थे, और ये हमारा पहला एग्जांपल है। चलिए आगे भी चेक करते हैं। NH4Cl, NH4Cl में क्या है बेटा, आपको पता है NH4OH है और HCl है। दिस इज द वीक बेस एंड दिस इज द वीक एसिड। लो भाई, अपने बिरादरी के दूसरे लोग मिल गए। यहां पर क्या होगा बेटा, KOH एंड H2SO4, KOH और H2SO4। अब चेक करो बेटा, KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। भाई साहब आप भी नहीं है। यहां पर हमने देखा AgOH and H2SO4, this is the weak base but this is the strong acid, that's why आप भी नहीं है। यहां पर हम लोगों ने देखा बेटा MgOH ट्वाइस, ये हम माइनस नहीं है बेटा ना, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, वो गलती से लग गया है। ठीक है, और दूसरा बनेगा CH3COOH, दिस इज द वीक बेस एंड दिस इज द वीक एसिड। ये भी हमारा एग्जाम्पल है। अब तो इतनी गारंटी है बेटा ना, अब आपको सिंपल बफर सॉल्यूशन के कोई भी एग्जाम्पल उठा करके पूछ ले तो 100% गारंटी के साथ गलत नहीं होगा। तो चलो बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई। हम लोगों ने सिंपल बफर पढ़ लिया, सिंपल बफर के एग्जाम्पल्स चेक कर लिए। अब हम लोग आते हैं उन बातों की तरफ बेटा जो हमें बताएगा कि सिंपल बफर के अंदर एसिड या बेस डालने पर पीएच चेंज क्यों नहीं हो रहा, यानी कि बफर एक्शन ऑफ सिंपल बफर सॉल्यूशन। अब उसके बफर एक्शन पे आते हैं कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं तो उस सॉल्यूशन के अंदर ऐसा क्या हो जा रहा है कि उसके सॉल्यूशन में बफर चेंज नहीं हो रहा, पीएच चेंज नहीं हो रहा। जब हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं तो ऐसा क्या हो जा रहा है कि उसका पीएच जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो चलिए बेटा, अब आगे आते हैं हम लोग, सीधी सी बात करते हैं बेटा। चलिए, ये आ गया बेटा पीएच ऑफ वीक एसिड बेस, ये तो हम बाद में बताएंगे, पहले आपको हम बता देते हैं। क्या बता देते हैं बेटा, क्या बताते हैं, हाँ, बफर एक्शन ऑफ सिंपल बफर। चलो बेटा, बहुत ध्यान से समझना, ऐसे समझना कि एक ही बार दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पर मैं उठाता हूं, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। लो बेटा, मैंने लिख दिया NH4Cl और इस NH4Cl को एक भगोने के अंदर मैंने यहां पे रख दिया है। अब इस भगोने के अंदर आपको देखिए तो दो आयन दिखाई देंगे, अमोनियम आयन और साइनाइड आयन। दो आयन हमारे इस भगोने के अंदर हैं। चलो, सपोज अगर तुम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करना चाहते हो, तुम्हारा मन है कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करें, तो बेटा जब भी तुम एसिड, कोई भी एसिड लेकर पानी में कूदोगे तो हाइड्रोजन आयन पहले निकल कर आएगा। तो बेटा यहां से क्या निकला, हाइड्रोजन आयन। और बेटा जब ये हाइड्रोजन आयन फ्री रहेगा ना सॉल्यूशन के अंदर, तो पक्का ये जो है पीएच को बढ़ाने का काम करेगा, घटाने का काम करेगा। वैसे तो देखिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो पीएच क्या करता है, घटता है। यानी किसी भी तरह से अगर ये फ्री रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे पीएच को अल्टर करेगा। तो कुछ न कुछ इसके साथ ऐसा वारदात हो जाए कि मान लीजिए कोनो कुकुर है, पगला गया है और खुला हुआ है। अब खुला हुआ तो किसको क्या करेगा, जेक पाएगा, धौरा धौरा काटेगा। अरे कुकुरा के गटैया में रसरी बांध के पगाए तो खूंटम बांध दीजिए, तब क्या करेगा, कुकुरा वहीं खड़ा खड़ा पाए पाए चिल्लाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा। तो समझिए ये कुकुरे है, कुकुरा को धई के कहीं एकदम खूंटम बांध दीजिए, और जैसे खूंटम बांधेंगे खूंटम में पाए पाए चिल्लाएंगे क्योंकि कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बस वही चीज है बेटा कि स्ट्रॉन्ग एसिड से हाइड्रोजन आयन निकला, और जैसे हाइड्रोजन आयन निकला यहां साइनाइडवा बैठा हुआ था और उसके बाद गाना गाएगा आजा आजा, ठीक है। और जैसे साइनाइड आयन इनके लगे पहुंचा, तुरंत बना दिया HCl।
और HCl बनते ही ये क्या बन गया, वीक एसिड। लो खेला खत्म हो गया इनका। अभी तक ये फ्री थे और जब खूटम बना गए तो इनका खेला क्या हो गया, खत्म हो गया। तो वही चीज है बेटा कि जब हाइड्रोजन आयन फ्री रहेगा तो पीएच को चेंज करेगा। और जैसे ही हाइड्रोजन आयन बेटा हमने इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, जब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डाले तो स्ट्रॉन्ग एसिड डालते ही हाइड्रोजन आयन निकला और हाइड्रोजन आयन को टॉप पर देना कौन पकड़ लिया, साइनाइड आयन। और जब साइनाइड आयन पकड़ लिया तो इनको बना दिया वीक एसिड, और वीक एसिड बनने के साथ ही पीएच के अंदर बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। चल बेटा एक बात तो समझ में आ गया, अब दूसरी बात समझ लो। अब तुम ले आए स्ट्रॉन्ग बेस, अब स्ट्रॉन्ग बेस ले करके तुम इसके अंदर डाल दो। जब बेटा तुम इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो बेस से निकल कर क्या आएगा, OH आयन। बेस से क्या निकलेगा बेटा, OH आयन। और जब OH आयन निकलेगा तो ये जो OH आयन है, इस OH आयन पे कोई न कोई निगाहें लगा करके बैठा होगा। जब वो कोई घर से निकलता है ना बेटा तो मोहल्ला में दो चार कुकुर ऐसे होते हैं जो निगाह लगा के बैठे होते हैं। तो हम देखो जैसे OH आयन यहां से निकला तुरंत अमोनियम आयन टप दे जाके इनको क्या किया, धर लिया। और धरने के बाद सीधे क्या बना दिया, NH4OH। लो जी बन गए ये वीक बेस। अभी तक ही खुला थे, जो मन करता पीएच को अल्टराते, लेकिन जैसे वीक बेस बने इनके पीएच के अंदर बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो पाएगा। दैट इज द बफर एक्शन ऑफ द सिंपल बफर सॉल्यूशन। व्हेन वी ऐड द स्ट्रॉन्ग एसिड लिबरेट हाइड्रोजन एंड दैट हाइड्रोजन एंड कैप्चर्ड बाय साइनाइड एंड फॉर्म द वीक एसिड। फर्दर व्हेन वी ऐड द स्ट्रॉन्ग बेस, द बेस रिलीज OH ion, that OH ion combine with ammonium ion and form the ammonium hydroxide, that is the weak base, and pH does not change। तो बेटा उम्मीद है कि अब आपको बफर एक्शन ऑफ द सिंपल बफर सॉल्यूशंस एकदम दिमाग में बैठ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। तो बोलो बेटा यहां पर कोई दिक्कत, समस्या, दुविधा, असुविधा, परेशानी, प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर नहीं है तो बेटा तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेटा एक बार हम लोग फिर से जरा फ्लैशबैक में आते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। जरा एक बार फिर से अपने दिमाग में एकदम बैठाइए और हम बार बार आपको कहते हैं ना, आंख मूंद लीजिए और 3D में सब कुछ देखते चले जाइए। आपकी आंखों के सामने अगर बफर सॉल्यूशन दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है, तो चैप्टर एकदम समझिए सब एकदम क्लियर हो जा रहा है। तो चलो बेटा आंख बंद करो और एकदम दिमाग में पिक्चर की तरह देखना शुरू करो। अब देखिए आप एकदम आंख बंद करिए, आपके सामने देखिए भगोना दिख रहा है, एकदम दिख रहा है बेटा। उसके अंदर कौन सॉल्यूशन दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। अब उस सॉल्यूशन के अंदर ये देखिए मैंने छटाक भर एसिड डाला और वो देखिए पीएच में कोई चेंज नहीं हुआ। ओहो कौन है, ये तो बफर है। फिर हमने उसके अंदर बेटा स्ट्रॉन्ग बेस डाला, स्ट्रॉन्ग बेस डालने में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ पीएच के अंदर, तो कौन है, बफर है। फिर हम कहते हैं बेटा कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालने पर पीएच में कोई चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा बफर सॉल्यूशन। फिर हमने आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताया। प्रॉपर्टीज में क्या है बेटा, प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालने पर पीएच के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। दूसरा हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर उसको डाइल्यूट किया जाए तो डाइल्यूशन पे भी पीएच में चेंज नहीं होता है। डाइल्यूशन मतलब थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा डाइल्यूट करेंगे तो बेटा उसके अंदर पीएच में चेंज होगा, और बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने पर पीएच उसका जो होता है ना 7 के आसपास ही होता है। फिर दूसरी बात हम लोग करते हैं बेटा कि जब उसके बहुत समय तक छोड़ दिया जाता है ना, तब उसके पीएच में कोई चेंज नहीं होता है। फिर हम लोगों ने देखा बेटा टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन में दो तरह का हमने बफर सॉल्यूशन देखा बेटा, एक सिंपल बफर, दूसरा मिक्स बफर। जो सिंपल बफर है दैट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, एंड मिक्स बफर आर टू टाइप, एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक नमो से पकड़िएगा, एसिडिक माने वीक। बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर स्ट्रॉन्ग की कोई खेला ही नहीं है, पहली बात तो दिमाग में बैठा लो। पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में सब कुछ जो नाच रहा है वो कमजोर के पीछे ही है। दुनिया में देखते हैं ना सब लोग कमजोर को सताते हैं, तो यहां भी सब कुछ किस पे अत्याचार किया जा रहा है, कमजोर पे। स्ट्रॉन्ग तो खाली बैठ के देखता रहता है, नाच कौन रहा है, कमजोर। तो पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो भी कुछ पढ़ा जा रहा है ना बेटा, कमजोर पे ही पढ़ा जा रहा है। हमने बोला एसिडिक बफर, तो समझ लेना एसिडिक में पहले कौन है, वीक एसिड है, इसका साल्ट होना चाहिए। तो एक तो खुदा रहेगा,
खुदर रहेगा यानी वीक एसिड लिख लीजिए। और दूसरा जो है साल्ट बनाना है तो बेटा अगर वीक बेस कर दोगे तब तो सिंपल बफर हो जाएगा, तो कौन होगा? स्ट्रांग बेस। थोड़ा सा दिमागवा लगाएंगे ना तो दिमाग जोर डालेंगे तो अपने आप फरी आ जाएगा। अब मान लीजिए हमको बेसिक बफर लिखना है, तो गुरुजी बताए थे कि बेसिक बफर के लिए अरे यार पूरा इक्विलिब्रियम के अंदर जो है कमजोर खेला है, तो ये तो हम लिख दिए वीक बेस। अब एक साल्ट बनाना है तो वीक बेस रख दिए, यहाँ वीक एसिड रख नहीं सकते हैं, वीक एसिड रख देंगे तो सिंपल बफर रिसिया जाएगा, कहेगा तो हमारे घर के आदमी है, तुम अपने घर में काहे कूदा रहा है, तो एक मतलब यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रांग एसिड। ले बाबू एक एग्जाम्पल, अब एकदम कुंटल भर एग्जाम्पल लीजिए, एकदम आराम से बनाते चले जाइए। तो देखो बेटा ये था आपका बफर एक्शन ऑफ सिंपल बफर। सिंपल बफर का बफर एक्शन हमने आपको बता दिया कि बेटा अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल आपने लिया NH4Cl, इसके अंदर अगर तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो हाइड्रोजन आयन निकला। अब इस हाइड्रोजन आयन को साइनाइड आयन जाके पकड़ लेता है और बना देता है वीक एसिड। पीएच के अंदर बहुत ज्यादा अल्ट्रेशन नहीं होता। जब इसके अंदर आप बेस डालते हैं तो बेस किससे कंबाइन कर लेता है? NH4 पॉजिटिव से, और बना देता है वीक बेस, और इसके पीएच में कहीं कोई चेंज नहीं होता है। तो देखिए बेटा आज जो हम लोगों ने बातें की बेटा, सिंपल बात जो हम लोगों ने की, अभी हमने बफर सोल्यूशन और उसमें सिंपल बफर सोल्यूशन का जो मैकेनिज्म बफर एक्शन था वो आपको बताया। अब अगले वाले लेक्चर में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं पीएच ऑफ द सिंपल बफर सॉल्यूशन, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जब मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बताया था वहां बताया था, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको उसका पीएच निकालना बताएंगे, फिर उसके बाद एसिडिक बफर सॉल्यूशन और उसके एग्जांपल्स, और फिर उसका पीएच, फिर बेसिक बफर सॉल्यूशन और उसके एग्जांपल, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो अभी फिलहाल देखिए बेटा आप लोग घर पे हैं, और घर पे बेटा आपको जितना सिलेबस कंप्लीट कराया जा चुका है, मतलब जो चीजें आपको बहुत अच्छे से आती हैं, अब उन चीजों की इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि जैसे ही लॉकडाउन अगर खुलता है, लॉकडाउन खुलेगा बेटा, केसेस कम हो रहे हैं, डे बाय डे कम हो रहे हैं, अभी जो है 3-4 जिले ही रह गए हैं, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, जहां पे सिर्फ लॉकडाउन है। लेकिन फिर भी बेटा आप इस लॉकडाउन में सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जा रही हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को बचा कर रखिए। केस कम हो रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग ये नहीं है कि मास्क ना लगाएं, सैनिटाइज ना करें, अभी भी बेटा बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो प्रिपेयरिंग स्टूडेंट है वो 18 को क्रॉस कर चुके हैं, तो प्लीज बेटा आप लोग वैक्सीनेशन करा लीजिए, वैक्सीनेशन एकदम कराइए बेटा, घर में सबको वैक्सीन लगवा दीजिए बेटा, क्योंकि बेटा कुछ भी हो, जो भी भ्रम फैलाता है कि वैक्सीन ऐसा वैसा, कुछ नहीं, जो आपको अवेलेबल हो, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो बेटा, आप जरूर लगवाइए। आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन के बाद कैसे बुकिंग करनी है उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा बेटा, एक टेलीग्राम पे लिंक है मैं सेंड कर दूंगा, U45 गोरखपुर करके एक टेलीग्राम पे लिंक है, जिससे आपको तुरंत का तुरंत अपडेट होता रहेगा कि जहां पे सीट खाली होगी ना, तुरंत आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, और उसको देख के आप फटाफट जो है विद इन सेकेंड जो है आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। वो मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और कैसे हमें पता चल जाएगा कि कहां पे वैकेंसी है, किस जगह वैकेंसी, आप जाके वहां लगाइए। अब तो कई प्राइवेट हॉस्पिटल में, साई ग्लोबल में और लाइफ केयर में, कई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है 850 850 बेटा लग रहा है, लेकिन अभी बहुत से ऐसे जगह जहां फ्री में लग रहा है बेटा, तो कोई भी सेंटर गोरखपुर का आप चूज कर लीजिए और वैक्सीनेशन करा लीजिए। कोवैक्सीन की दूसरी डोज जो है बेटा वो 28 दिन के बाद लग जा रही है, कोविशील्ड जो है बेटा आपका जो है 3 महीने के बाद लग जा रही है। तो आप लोग पूरे लोग जितने भी हैं सभी लोग वैक्सीनेशन कराइए, घर में सबको बोलिए सभी लोग वैक्सीन कराएं, और घर में रहिए बेटा, पढ़ते रहिए, एकदम अपने दिमाग में कोई भी निगेटिव थॉट मत आने दीजिए, ये मत सोचिए कि मुझे अगले साल के लिए तैयारी करना है, बेटा आपको इसी साल निकालना है। इस समय जो सिचुएशन है, डॉक्टर ही है वो हमारे भगवान है, जिन्होंने इस पूरे विश्व में जो इस महामारी फैली हुई है, लोगों ने हमें बचाया है, तो कौन बचाया? डॉक्टर ही बचाया है। और आप ऐसे प्रोफेशन को अडॉप्ट करते
करते जा रहे हैं बेटा, तो इससे बड़ा दुनिया में कोई प्रोफेशन नहीं है बेटा। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर आप ऐसा प्रोफेशन अडॉप्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा बेटा आप लोग पूरी एनर्जी लगा करके पढ़ते रहिए। जो भी आपके जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, जो आईटी वाले स्टूडेंट हैं, उन लोग के जो भी एग्जाम्स आगे पढ़ने वाले हैं बेटा, आपके पास टाइम है और जितना टाइम है उसको फुल यूटिलाइज करिए। जैसे लॉकडाउन खुलता है बेटा आपकी क्लासेस ड्यूरेशन लंबी लंबी लगेंगी, मैं पहले बता दे रहा हूं। और आपके जो पहले जितने पढ़ाए जा चुके हैं ना वो सारे टॉपिक अगर अच्छे से आप तैयार कर लेंगे तो इस लास्ट में जो टाइम बचेगा ना, कम चीजें बचेंगी और उसी को तैयार करना होगा तो आसानी से आप तैयार कर लेंगे। तो बेटा घर पे बैठे हैं, आराम से रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी डाउट्स वगैरह आते हैं कंसर्न फैकल्टी से बात करते रहिए। और कोई भी दिक्कत हो बेटा, आप अभी देखिए कुछ दिन में 2-4 दिन में लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप ऑफिस पे आ करके आप अपने टीचर से डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो घर पे रहिए बेटा, स्वस्थ रहिए, अपने आप को बचा कर रखिए, घर में सभी लोगों को बचा के रखिए, किसी तरह की कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना आए, पढ़ते रहिए और एंड द लास्ट यू हैव टू अचीव योर गोल। जय हिंद, जय गुरुकुल।